हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा पेपर जो 2018 में पेपर हुआ था, उसी पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि मेनली आज हम बात करेंगे वो लॉ पेपर पे बात करेंगे। ये जो हमारा पेपर आया था वो सीरीज डी का पेपर है। जो परीक्षा की तारीख थी वो 16 फरवरी 2020 थी। आप लोगों को ये चीज़ें दिख गई हैं। बस दोस्तों, आप हमको 2 मिनट का समय दीजिए, मैं लॉ पेपर ले। जी हाँ दोस्तों, हमारा लॉ का पेपर आ गया। जो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला है लॉ का, वो क्वेश्चन नंबर 51 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेज साक्ष्य कहलाती है। जो ऑप्शन ए है धारा 4, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 91, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कहलाती है। बात करते हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया गया है। साक्ष्य की परिभाषा के खंड 1 में मौखिक साक्ष्य तथा खंड 2 में दस्तावेजी साक्ष्य बताया गया है। इसके अनुसार न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य क्या कहा जाएगा, क्या समझा जाएगा कोर्ट में? ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन सी दस्तावेजिक साक्ष्य, ऑप्शन डी मौखिक साक्ष्य। जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि ये मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। ये एमपी एपीओ 2022 का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 119 के अनुसार ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है किसी ऐसे रीति में जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा अपने साक्ष्य खुले न्यायालय में दे सकेगा तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इस धारा के परंतु मीन्स की प्रोवाइजो के अनुसार ऐसा साक्ष्य को अभिलेख करने में न्यायालय किसी दुप्रभाषित एवं विशेष प्रबोधन की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। जो क्वेश्चन नंबर 53 है, मैं पाकाला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है। इसको पाकाला नारायण स्वामी और पाकला नारायण स्वामी दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए विबंधन के सिद्धांत से, ऑप्शन बी स्व अपराधी से, ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन डी प्रति परीक्षा से। जो हमारा ऑप्शन सी है वो मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, मीन्स की डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 सब क्लॉज 1 मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। इस वाद में प्रीवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया कि ऐसा कथन मृत्युकालिक कथन माना जाएगा जब कथन करने वाले को मृत्यु का कोई कारण न पैदा हो और उसको यह आशंका न हो कि वह मार दिया जाएगा, और ऐसा मृत्युकालिक कथन सुसंगत साक्ष्य है जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी दस्तावेज, ऑप्शन सी साक्ष्य, ऑप्शन डी संस्वीकृति। जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज दिया है, उसमें 10 चीज़ों को परिभाषित किया गया है, जिसमें जो ऑप्शन डी है हमारा संस्वीकृति को उसमें परिभाषित नहीं किया गया है। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेते हैं। संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृति से संबंधित सभी उपबंध संस्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। स्टीफेंस साइनजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एडवांस, स्टेफन डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में विधिशास्त्री स्टीफेंस ने स्वीकृति को निम्नानुसार परिभाषित किया है। स्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है कि उसमें अपराध किया है, परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन हेतु यह परिभाषा स्वीकार नहीं की गई। प्रीवी काउंसिल ने पाकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के वाद में संस्वीकृति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया। संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे या तो अपराध को दोषपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो और कम से कम अपराध से संबंधित लगभग सभी तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों। केवल गंभीर रूप से
या निश्चयात्मक रूप से अपराध के मामले में अपराध में केवल फंसाने वाला तथ्य स्वीकार करना संस्वीकृति नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति का यह कथन संस्वीकृति नहीं हो सकता है कि वह उस अस्त्र या शस्त्र का स्वामी है जिसके कब्जे में है, जिसके हत्या हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। अ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया, एक रेल यात्रा किया है बिना टिकट। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? ऑप्शन ए अभियोजन पर, ऑप्शन बी रेलवे प्रशासन पर, ऑप्शन सी टिकट परीक्षण पर, ऑप्शन डी स्वयं अ पर। जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा स्वयं डी पर ही होगा। उपर्युक्त समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 के दृष्टांत ख पर आधारित है। देखिए जो दृष्टांत है, दृष्टांत से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। धारा 106 में विशेषण ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार प्रावधानित है। इस धारा के अनुसार जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। उक्त समस्या में अ के पास टिकट था या नहीं, यह विशेष ज्ञान अ को ही है, अतः उसके पास टिकट था, यह साबित करने का भार अ पर ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। दृश्यकारिता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए 354 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी 354 ग भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन सी 354 क भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन डी 354 ख भारतीय दंड संहिता। जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो 354 ग होगा भारतीय दंड संहिता का। इसलिए 354 ड होगा क्योंकि इसी में वायरिज्म की बात की गई है। वायरिज्म दृश्यकारिता का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 354 ग के अंतर्गत दिया गया है। यह धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। इस धारा के अनुसार कोई पुरुष जो किसी ऐसी स्त्री को उन परिस्थितियों में एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा इस चित्र को प्रसारित करेगा जब ऐसी स्त्री प्रत्याशा करती है कि अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति दृश्यकारिता का अपराध करता है। इस धारा के अधीन प्रथम दोष सिद्धि पर 1 वर्ष से 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास से जुर्माने एवं दंडित किया जाएगा। जो कि हमारा सेक्शन 75 इंडियन पिनल कोड का इनहांस पनिशमेंट की बात करता है। तो इसमें जब दूसरी बार किया जाएगा तो उसमें पनिशमेंट को इनहांस कर दिया जाएगा, पनिशमेंट को बढ़ा करके दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। को एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। देखिए यहाँ पे प्रयत्न की बात कर रहा है, अटेम्प्ट करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। कौन ने अपराध किया है? ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी चोरी के प्रयास का, ऑप्शन सी आपराधिक न्यायभंग का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जो ऑप्शन बी चोरी के प्रयास का उसने प्रयत्न किया लेकिन चोरी हो नहीं पाई। ठीक, जो हम 511 आईपीसी का 511 पढ़ेंगे तो उसका इलुस्ट्रेशन ए और बी में ये बातें बताइए। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के दृष्टांत क पर आधारित है। इसके अनुसार क ने चोरी का प्रयास किया। संहिता की धारा 511 अवशिष्ट प्रकृति का एक विशेष प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित अपराध को करने का प्रयत्न दंडनीय बनाया गया है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उल्लिखित है? ऑप्शन ए धारा 171 6, ऑप्शन बी धारा 171 जो, धारा 100 ऑप्शन सी धारा 171 ग, ऑप्शन डी धारा 171 अंग। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। ए में धारा 171 6 की बात करता है। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 6 में दंडनीय बनाया गया है। इस धारा के अनुसार जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत शील या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन करने का प्रकाशित करेगा, जिसका असत्य होगा, वह जानता है कि विश्वास करता है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 वाला। 59 ख डूब रहा है और बेहोश है। क उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, कांटे के द्वारा पानी से बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी क्षति पहुंचती है। क दोषी होगा।
ए आपराधिक बल के प्रयोग का, ऑप्शन बी स्वेच्छा उपहति कारित करने का, ऑप्शन सी स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का, ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्योंकि यह जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन में जो लेख 76 से लेकर के 106 एक्सेप्शन दिया है उसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इसके हम एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। प्रस्तुत समस्या में क को भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अंतर्गत बचाव मिलेगा। उक्त कार्य के लिए क किसी अपराध का दोषी नहीं है। धारा 92 के अनुसार कोई बात जो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए या सद्भावना में द्वारा की गई है, ऐसे किसी अपराध अपहानि के कारण जो उस बात से उक्त व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यद्यपि उसकी सम्मति नहीं ली गई है, यदि परिस्थिति ऐसी हो कि वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ है या उसके लिए सम्मति प्रकट करना असंभव हो और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति वहां न हो जो उसके लिए सम्मति दे सके, तो वो क्या कर रहा है, वो उस मामले में बच सकता है क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वो बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु कम है। ऑप्शन ए 17 वर्ष से, ऑप्शन बी 19 वर्ष से, ऑप्शन सी 18 वर्ष से, ऑप्शन डी 16 वर्ष से। जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो 16 वर्ष से कम की। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड 6 के अंतर्गत कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से या सम्मति बिना मैथुन करता है तो वो बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य है? दुराशय के सिद्धांत मान्य है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी लोक कंटक, ऑप्शन डी ठग। जो हमारा ऑप्शन सी है लोक कंटक, यही हमारा सही होगा। सामान्य आपराधिक है, सामान्यतः अपराध गठित करने के लिए दुराशय आवश्यक है, परंतु कुछ अपराध के लिए दुराशय आवश्यक नहीं है। इस अपराध के गठन में कठोर दायित्व का सिद्धांत, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करती है, कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। जैसे लोक उत्पात, कंटक, द्विविवाह, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि। इस संबंध में सिराज बनाम डी रुटजेन 1895 का केस इंपॉर्टेंट है। के बाद में सिराज बनाम डी रुटजेन 1895 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। बाद में महाराष्ट्र बनाम एमएच जॉर्ज, गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे तथा नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। ये यूपीपीसीएस एपीओ का पेपर है जो 2018 में हुआ था। उसी पेपर को हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इस पेपर को ध्यान से देखिए और हूबहू इसी तरह से आपका जो 2022 का यूपी एपीओ का पेपर होने वाला है वो इसी तर्ज पे आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। भारतीय दंड संहिता में न समझ गुड़िया का सिद्धांत, आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 80, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 83, ऑप्शन डी धारा 88। जो ऑप्शन ए है वो एक्सीडेंट से संबंधित है जिसमें ड्यू केयर एंड कॉशन की बात की जाती है। ऑप्शन बी जो हमारे यहाँ पे सही होगा धारा 82 जिसमें डॉली इन कैपेक्स की बात की जाती है जो 7 साल से छोटे बच्चे के लिए बताया जाता है। ऑप्शन सी जो धारा 83 की बात करता है डॉली इन कैपेक्स जो 7 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए होता है। बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत न समझ गुड़िया का सिद्धांत अंतर्निहित है। इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को अपराध करने में अक्षम माना जाता है। इस धारा के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं हो जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। इसका कारण यह है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को कार्य की प्रकृति का समझ नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांक परिरोध से संबंधित है? जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से कौन संबंधित है? बात करते हैं इसके ऑप्शन की। ऑप्शन ए धारा 71, ऑप्शन बी धारा 72, ऑप्शन सी धारा 73, ऑप्शन डी धारा 74। जो हमारा ऑप्शन सी होगा धारा 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से यही रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एकांत परिरोध से संबंधित है। इस धारा के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराने पर कठिन कारावास से दंडित किया जाता है। न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को दंडादिष्ट कारावास के किसी भाग के लिए एकांत परिरोध में रखा जाए। एकांत परिरोध की अवधि कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। भारतीय उच्च न्यायालय ने किस बात में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का अधिकारिता अभिनिर्धारित किया है?
ऑप्शन ए मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशोराम बनाम असम राज्य, ऑप्शन सी अमृता बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। जो हमारा ऑप्शन ए है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का, इसी में किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंड के अधीन रहते हुए हत्या करेगा, जो कोई, ध्यान दीजिएगा, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 के बाद में धारा 303 को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारिता माना एवं इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65। और एक पुलिस अधिकारी जो कि उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है और किसी धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता धारा 325, भारतीय दंड संहिता की धारा 326, भारतीय दंड संहिता की धारा 330, भारतीय दंड संहिता की धारा 331। जो हमारा ऑप्शन सी है भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंतर्गत। जो इसके हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के दृष्टांत क पर आधारित है। किसी अपराध हेतु संस्वीकृति करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वेच्छा यातना देना या उपहति कारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के तहत दंडनीय है। इस धारा के अधीन अपराध करने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अधिलोखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दुराशय, आवश्यकता, पागलपन, मतत्ता, इन सभी की बात करते हैं। हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। जो दुराशय आर बनाम प्रिंस से संबंधित है, ये सब केस लॉ है। दुराशय का जो केस है आर बनाम प्रिंस से संबंधित है। आवश्यकता, नेसेसिटी का जो केस है आर बनाम डडले एवं स्टीफन से संबंधित है। पागलपन का जो समझौता है, जो संबंध है किस केस से? मैग्नाटन केस से। मतत्ता का वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य से संबंधित है। अतः प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रतक ने प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है? ऑप्शन ए धारा 278, धारा 273, धारा 279, धारा 280। जो हमारा ऑप्शन सी है वही सही होगा, 279। यहाँ पे रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की बात की जाती है। कोई भी जो रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग करता है उसी की बात की जाती है धारा 279 में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के अनुसार जो कोई किसी लोक मार्ग पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है, को उसके स्वामी को खोजने निकलने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी उद्यापन का, ऑप्शन सी आपराधिक न्यायभंग का, ऑप्शन डी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का। जो ऑप्शन डी होगा वो दुर्विनियोग का होगा। को द्वारा पड़ी मिली अंगूठी को बिना उसके वास्तविक स्वामी का पता लगाए बेच देना संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग है। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है, मतलब कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा है? ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी बलात्कार, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी चोरी। जो ऑप्शन सी है जो अपहरण है वो हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। ये क्वेश्चन हर जगह आता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है? जो अपहरण होता है वही हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में अपहरण को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। यह कहा जाता है कि अपहरण एक अनवरत अपराध है। वह हर बार अपहरण का अपराध गठित होता है जब इस प्रकार अपहृत किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए आया है, जो सुमेलित करने के लिए आया है हम इसके ऑप्शन डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना हमारा इसमें खराब होगा।
जो सुमेलित इस प्रकार से होगा, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, जो भारतीय दंड संहिता की जो पनिशमेंट दिया गया है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 308 में दिया है। आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 309 में भारतीय दंड संहिता में दिया है। हमला का जो दिया गया है, जो हमला किया जाता है उससे रिलेटेड जो मामला है वो धारा 351 में दिया गया है। अपहरण धारा 362 में दिया गया है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड, जिसको डीपीपी वर्सेस वियर्ड अधोल्लिखित में से किस वाद पर प्रमुख है? ये जो ऑप्शन है हमारा विकृत चित्तता पर, ऑप्शन बी दुर्घटना पर, ऑप्शन सी मतत्ता पर, ऑप्शन डी वाल्यपन पर। जो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है उसी से ये मामला जो है संबंधित है, डीपीपी वर्सेस वियर्ड का मामला, जो ऑप्शन सी है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड मतत्ता से संबंधित एक प्रमुख वाद है। इस वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि ऐच्छिक मतत्ता किसी अपराध में बचाव नहीं हो सकता। यहाँ पे वॉलेंटरली है, वॉलेंटरली उसने शराब को पिया है, शराब को कंज्यूम किया था, इसीलिए यहाँ पे बचाव नहीं है। मतत्ता के आधार पर बचाव तभी मिल सकता है जब मतत्ता अनैच्छिक हो, जब आपने पीने से मना कर दिया हो, आप नहीं पीते हो, आपको ज़बरदस्ती पिलाई गई हो, तब वो आपको बचाव का कारण बन सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। यहाँ पे रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है विधि के समावेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है। कौन ने कोई अपराध नहीं किया? कारण इसका है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ये हमारा जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से रिलेटेड मामला है। अब हम इसमें बताते हैं कौन सा सही होगा। जो हमारा सही होगा आंसर ए, दोनों बातें सही बताई गई हैं। अब हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसके हम डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। उपर्युक्त समस्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 पर आधारित है। धारा 76 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अतः ए तथा आर दोनों सही है, परंतु चरण दास नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1956 पंजाब 320 के बाद में धारित किया गया कि अन्यायपूर्ण और अवैध आदेश का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा आदेश के अनुपालन में सैनिक गोली चलाता है तो उसे उत्तरदायित्व माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। जो हमारा ऑप्शन ए बी होगा वही होगा, 1 माह होगा। भारतीय इसके डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 73 के अनुसार यदि कठोर कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 1 मास से अधिक न होगी। 6 मास से अधिक और 1 वर्ष से कम कठोर कारावास के लिए एकांत परिरोध अधिकतम 2 मास तथा 1 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास के लिए एकांत परिरोध 3 मास से अधिक न होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का। पुलिस अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस धारा को निरसित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 11। जो ऑप्शन डी है हमारा धारा 11 उसी को किया गया है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 11 को निरसन अधिनियम 1874 द्वारा निरसित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 6, 38, 39, 40 और 41 भी निरसित हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का। ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड, पुलिस एक्ट से रिलेटेड ये केस अब आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति किसके अधीन होगी? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 390 के। जो हमारा सही आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 से रिलेटेड होगा। भारतीय पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी विक्षुब्ध या संकटापूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करे। ऐसे राज्य सरकार राज्य पत्रित अधिसूचना जारी करके या किसी अन्य रीति जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे यह घोषित करेगी कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटामय है और यह समीचीन है कि ऐसा क्षेत्र में पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बात करते हैं इसके
डिस्क्रिप्शन से। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अध्याय 6 सशस्त्र पुलिस, अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस, अध्याय 9 ग्राम पुलिस से संबंधित है, जबकि अध्याय 10 थाने में से किसी रिपोर्ट थाने में की गई रिपोर्ट तथा अध्याय 11 अन्वेषण अनुसंधान से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा। ऑप्शन ए एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी 6 माह में एक बार, ऑप्शन सी 3 माह में एक बार, ऑप्शन डी 1 माह में एक बार। जो ऑप्शन डी होगा वही सही होगा, 1 माह में एक बार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माहवारी 1 माह में एक बार मालखाने का निरीक्षण करेगा। राजपत्रित अधिकारी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं तो इसमें हमको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है। जो ऑप्शन ए हमारा है पैरा 250, ऑप्शन बी पैरा 251, ऑप्शन सी पैरा 252, ऑप्शन डी पैरा 253। जो ऑप्शन डी होगा वही सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का पैरा 253 गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है। इसके अनुसार डकैत, पशु चोरों या रेलवे वैगन से चोरी करने वाले चोरों का संगठित गिरोह का पता चलने पर प्रत्येक उस थाने और जिले के मुख्यालय में जिसके सभी क्षेत्र के गंभीर गिरोह का कोई सदस्य निवास करता हो, संपूर्ण गिरोह के विवरण गिरोह पंजी प्रारूप क्रमांक 45 में देखे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट सहायता से उत्तर चुनिए। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। धारा 272 न्यायालय की भाषा की बात करता है। धारा 272 न्यायालय की भाषा से बात करता है। धारा 2 परिवाद की बात करता है, कंप्लेंट की बात करता है। धारा 321 अभियोजन वापस लेना बात करता है। धारा 257 परिवाद वापस लेना बात करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए रेवतीबाई बनाम जगेश्वर, ऑप्शन बी विजय मनोहर अरबटन बनाम काशीराव राजाराम, ऑप्शन सी संदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी, ऑप्शन डी भूरे बनाम गोमती बाई। ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो सही होगा, विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराव राजाराम 1987 AIR 1100 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि विवाहित पुत्री यदि साधन संपन्न है तो वह अपने अक्षम माता पिता के भरण पोषण के दायित्वधीन है। उपर्युक्त निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पुत्री को माता पिता के भरण पोषण के दायित्वधीन बनाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है। ऑप्शन ए धारा 298, ऑप्शन बी धारा 223, ऑप्शन डी धारा 427, ऑप्शन डी धारा 390। ऑप्शन डी जो हैगा वही हमारा सही आंसर होगा, 390 है। धारा 390 भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अधीन गठित लूट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार सभी लूट में या तो चोरी या धमकी देकर कोई मूल्यवान वस्तु छीनना एक्सटॉर्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में ऐसे अपराध की सूची जो समनीय है बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 338 के प्रावधानों को पुनः प्रवर्तित किया गया है। ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन डी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018। जो हमारा ऑप्शन सी होगा दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 यही सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। वर्ष 1976 में दंड प्रक्रिया उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस संहिता को उत्तर प्रदेश में निर्देशित कर दिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस धारा को पुनः प्रवर्तित कर दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा। ऑप्शन ए 6 माह के भीतर, ऑप्शन बी 3 माह के भीतर, ऑप्शन
सी 2 माह के भीतर, ऑप्शन डी अनावश्यक विलंब के बिना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 2 माह के भीतर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 की उपधारा 1 के खंड ख में अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 क, 376 क ख, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 घ क, धारा 376 घ ख या 376 अंग के अंतर्गत गठित अपराध के संदर्भ में अन्वेषण 2 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। उपर्युक्त धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए धारा 291 क में, ऑप्शन बी धारा 357 क में, ऑप्शन सी धारा 311 क में, ऑप्शन डी धारा 436 क में। ऑप्शन बी जो होगा हमारा धारा 357 क में वही सही होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क में पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान किया गया है, जो विक्टिम का कंपनसेशन है था उसी के बारे में बताया गया। इस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रतिकर के प्रयोजन से निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगा, जिन्हें किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008-2009 का संख्या 5 द्वारा जोड़ी गई है। इस संबंध में 7 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई थी। दोस्तों ये यहाँ तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 86 तक हम लोगों ने कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी हैक्टिक हो जाएगा और हमारे लिए भी हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब 87 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोगों के सामने फिर एक मिक्स्ड बैन वाला क्वेश्चन सीरीज हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे, यही 2018 के पेपर का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।